नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेयर ट्रांसप्लांट विद अजय में। और मेरा नाम है अजय रोनी। और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं मेरे 2500 ग्राफ्ट्स लगे थे जो कि आगे वाले एरिया में लगे थे। और जो मेरा मिड पोर्शन है वो काफ़ी वीक था और मैं सेकंड सेशन के लिए जाने वाला हूँ, आपको मैंने बताया था। तो सेकंड सेशन के लिए अब लॉकडाउन बस ऑलमोस्ट खुलने ही वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड सेशन जब मैं करवाऊँगा तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इस चैनल पे मिलती जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि काफ़ी सवाल मुझे आते हैं कि आपने कहाँ से करवाया और आपके कितने पैसे लगे ट्रांसप्लांट के दौरान। और मतलब नॉर्मल से सवाल हैं काफ़ी, जैसे कैसे दर्द होता है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको उन नॉर्मल कॉमन क्वेश्चंस जो आपके मन में भ्रांतियाँ हैं ट्रांसप्लांट के लिए, सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखोगे आपको एक एक सवाल का आपको मतलब जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों सवाल काफ़ी कमेंट्स में मेरे को आता है कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है भाई, मतलब मैं क्या करूं, काफ़ी परेशान हूं कि मेरे हेयर फॉल बहुत होता है। तो दोस्तों हेयर फॉल देखो नॉर्मली 20-25 बाल या 10-15 बाल तो देखो नॉर्मल है, अगर होता है तो अगर वो दिखते हैं, अगर मतलब नज़र में आ रहे हैं 10-15 तो वो नॉर्मल माना जाता है। पर अगर उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मतलब कंघी कर रहे हो कंघी में भी आ रहे हैं, साबुन लगा रहे हो साबुन में भी आ रहे हैं, तो दोस्तों ये हेयर फॉल प्रॉब्लम है। तो अगर उस तरीके से आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आपको दवाइयाँ यकीनन शुरू करनी पड़ेंगी, आपको फिनेस्ट्राइड शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि DHT लेवल अगर आपका ज़्यादा हो गया है तो आपको फिनेस्ट्राइड ज़रूर शुरू करनी पड़ेगी ट्रांसप्लांट से पहले। अगर ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आई है तो भी आपको दवाइयाँ शुरू करनी पड़ेंगी। एक तो आपको फिनेस्ट्राइड शुरू करनी पड़ेगी और मिनॉक्सिडिल आपको लगाना पड़ेगा 2 टाइम। अगर मैं इसके लिए नेचुरल रेमेडी की बात करूं तो मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल रेमेडी जो हेयर लॉस को रोकने में कामयाब हुई है अभी तक मेरे लिए, तो वो है कोकोनट ऑयल और उसमें मिला के विटामिन E का कैप्सूल। वो आप लगाएं हफ्ते में, मतलब 4 बार तो लगाएं, मतलब दूसरे दिन आप लगा लें तो इसका कोई नुकसान नहीं है। एक कैप्सूल आप पंचर करके उसके अंदर डाल के विटामिन E का अपना कोकोनट ऑयल में आप लगा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको नेचुरल तरीका जो मैं बताऊं, मैंने लास्ट जो मेरी पिछली वीडियो है जो अभी लास्ट मैंने पोस्ट की है वो है कढ़ी पत्ता। कढ़ी पत्ता भाई इस्तेमाल करके इतना फ़ायदा होता है हेयर लॉस में, हेयर मज़बूत होते हैं और हेयर का जो मतलब जड़ें होती हैं वो मज़बूत होती हैं और पोषण भी मिलता है। और उसका सारा मैंने डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसका आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्ड में शो हो रहा होगा, ऊपर कहीं कार्ड में शो हो रहा होगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं वीडियो को। अगला क्वेश्चन का दोस्तों आता है कि डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मतलब इस डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे भाई बोलते हैं कि डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ है। तो डैंड्रफ के लिए मैं आपको एक शैम्पू सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, पर अभी मेरे को कोई डैंड्रफ नहीं है। डैंड्रफ वो बड़ी जल्दी ही ख़त्म कर देता है, 1 हफ्ते में आपका डैंड्रफ गायब कर देगा दोस्तों। और उसका नाम है कैटाकोनाजोल शैम्पू है, कैटोमैक कैटाकोनाजोल शैम्पू है। तो वो आप लगा सकते हैं, आपको तीसरे दिन लगा सकते हैं हफ्ते में, या हफ्ते में 3 दिन लगा सकते हैं। 3 दिन लगाइए उसको, मतलब अल्टरनेट डेज़ पे, लगातार मत लगाइए और अल्टरनेट डेज़ पे लगाइए। और उसको लगाने का तरीका ये है दोस्तों, उसको लगाइए और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 5-6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बाकी अपनी बॉडी वगैरह वॉश कर लीजिए। जब तक उसको लगा रहने दीजिए, लगा के बिल्कुल एकदम से वॉश नहीं करना है, उसको छोड़ना है, उसको काम करने देना है। तो उससे आपका काफ़ी हद तक डैंड्रफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, कोकोनट ऑयल में विटामिन E मिलाकर लगाओगे तो और भी फ़ायदा होगा, उससे आपके हेयर्स को नरिशमेंट मिलेगी और उसमें नमी बनी रहेगी हेयर्स में, सूखापन नहीं रहेगा। सूखापन होता है तभी वो डैंड्रफ से होती है। तो इचीनेस जो होती है स्काल्प में वो भी नहीं होगी। तो आप ये 2 चीज़ें नेचुरल अपना कर सकते हैं अगर डैंड्रफ है आपको। दोस्तों अगला सवाल आता है, काफ़ी सवाल मतलब पूछने में आता है कि ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आता है। तो दोस्तों खर्चा ऐसे है कि ये कोई मतलब मैं पक्का नहीं बता सकता कितना आता है, क्योंकि कईयों की जो डिमांड होती है ग्राफ्ट की, मतलब ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। किसी ने 1000 ग्राफ्ट लगवाने हैं, किसी ने भाई 5000 लगवाने हैं।
तो उस तरीके से अगर बताया जाए तो कम से कम 1000 ग्राफ्ट तो कोई भी लगवाता ही है, 1000 या 1500 ग्राफ्ट तो कोई भी लगवाता ही है। उससे कम अगर लगवा रहा है तो उसका मतलब उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है नहीं। तो 1500 ग्राफ्ट तो लगवाना ही पड़ते हैं। तो 1500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30,000 से लेके दोस्तों 4 या 5 लाख तक ये बजट जा सकता है। वो भी क्लिनिक पे डिपेंड करता है, आप किस लेवल के क्लिनिक में जा रहे हो, कितने महंगे क्लिनिक में जा रहे हैं। तो ये मतलब 30,000 से लेके 4 या 5 लाख तक का बजट आता है ट्रांसप्लांट में। दोस्तों अगला सवाल जो पूछने में काफ़ी आता है कि ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा साइड इफ़ेक्ट तो देखो यार हर चीज़ के होते हैं, पर साइड इफ़ेक्ट डिपेंड करते हैं आपके क्लिनिक पे। आपका क्लिनिक कौन सा, आप किस क्लिनिक में जा रहे हैं, आप सस्ते से क्लिनिक में जा रहे हैं, आप किसी चीप से क्लिनिक में जा रहे हैं जिनको पता नहीं है ट्रांसप्लांट कैसे करना, और उन्होंने अगर आपके ग्राफ्ट की प्लेसमेंट ही ऐसे कर दी है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया और हार्वेस्ट ज़्यादा कर दिए या फिर ज़ख्म ज़्यादा हो गया सिर में, तो इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट आराम से पैदा हो सकते हैं। अगर आपने अच्छा क्लिनिक चूज़ नहीं किया है, अच्छा डॉक्टर चूज़ नहीं किया, तो साइड इफ़ेक्ट आराम से दिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ट्रांसप्लांट के बाद सिर दर्द तो नहीं होता, सिर में मतलब हेडेक तो नहीं होता, हेडेक की प्रॉब्लम तो नहीं आती है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती है हेडेक की। हाँ स्वेलिंग आ सकती है, क्योंकि 90% पेशेंट्स में स्वेलिंग आती है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया लिक्विड जब फ्लो के आगे आ जाता है तो आपके फेस पे मतलब माथे पे स्वेलिंग आ जाती है और नोज़ पे फेस पे आ सकती है, तो ये नॉर्मल है। और बाकी जो आप हेडेक की बात कर रहे हो वो हेडेक नहीं होता है, किसी तरीके का कोई हेडेक नहीं होता है। अगला सवाल जो ज़्यादातर पूछा जाता है, दर्द, कितना दर्द होता है ट्रांसप्लांट करवाते हुए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो ट्रांसप्लांट करवाते हुए दर्द, देखो दर्द तो होता है, ऐसा नहीं है कि दर्द मैं ऐसे झूठ बोल दूँ आपको कि भैया कोई दर्द नहीं होता, नो पेन नो किसी तरीके का कोई वो ऐसा बोल दूँ, नहीं ऐसा नहीं है, दर्द होता है। पर दर्द उतना होता है जैसे हम शुरू में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं यहाँ पे सिर में ग्राफ्ट निकालने के लिए, और यहाँ पे स्लिटिंग के दौरान मतलब लगाने के लिए जो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो उस टाइम पे दर्द तो होता है। देखो इंजेक्शन लगाने का जो दर्द होता है वो तो होता है। उसके बाद जब एरिया नंब हो जाता है, सुन्न हो जाता है, पीछे सुन्न हो जाता है, तो कुछ पता नहीं लगता कि मतलब चाहे कुछ भी कर लो कोई दर्द महसूस नहीं होता। बस पता लगता है कि हाँ ट्रांसप्लांट हो रहा है, जैसे मतलब पता लगता है, फील होता है कि हाँ हो रहा है, पर दर्द का एहसास कोई भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है काफ़ी कि आपने कहाँ से करवाया ट्रांसप्लांट और कितने में करवाया। तो दोस्तों मैंने ट्रांसप्लांट अपना हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो क्लिनिक से करवाया है, जो कि सूरत ब्रांच से मैंने करवाया है। और मेरा जो खर्चा आया था वो था 20 रुपीज़ पर ग्राफ्ट का, और 2500 मेरे 2500 ग्राफ्ट मेरे लगे थे, और 2500 गुना 20 अगर किया जाए तो 50,000 के लगभग मेरा खर्चा आया था दवाइयों को हटा के। दवाइयाँ कुछ एक 4-5 हज़ार की मेरी दवाइयाँ आई थी, जो कि 3-4 महीने मेरे चल गई थी। और उसके बाद दवाइयों का जो अब खर्चा आ रहा है वो अलग है, और उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। मतलब उसमें आप मतलब सस्ते तरीके से कैसे दवाइयाँ ये ले सकते हैं, तो उसका भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, सॉरी यहाँ पे कार्ड दे रखा है। तो कार्ड पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ से मैं दवाइयाँ मंगवाता हूँ। दोस्तों अगला सवाल जो है काफ़ी पूछा जाता है कि ट्रांसप्लांट के कितने दिन तक हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो मैं बताना चाहूँगा ट्रांसप्लांट करवाने के लगभग 10 दिन तक तो आप बाहर मत ही निकलिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा होता है और डस्ट वगैरह धूल से बचाओ, जितना रख सकते रखिए यार। तो 10 दिन तक तो बाहर मत ही निकलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी सुनने में आया है, लोग पूछते हैं कि जो ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट है वो कितने दिन में आपको मिलेगा, मतलब ट्रांसप्लांट करवाया तो उसको कितने दिन के बाद आपको रिज़ल्ट दिखेगा या पूरा प्रॉपर मिल जाएगा। तो मैं बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट 1 साल तो लग जाता है, 1 ईयर के लगभग लग जाता है पूरा रिज़ल्ट आने में। तो 1 साल लग जाता है रिज़ल्ट आने में। अगला सवाल है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद उसका मतलब करवा लिया है, रिज़ल्ट आ गया, उसके बाद टाइम टू टाइम उसकी फिलिंग करवानी पड़ती है क्या? मतलब फिलिंग इन द सेंस बीच बीच में गैप भरवाना पड़ता है, अगर झड़ जाए भरवा लिया, ऐसा कुछ करना पड़ता है तो क्या? ये सवाल पूछा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा ये डिपेंड करता है आपके क्लिनिक पे, आपके क्लिनिक ने आपका ट्रांसप्लांट किया किस तरीके से है। अगर आपका क्लिनिक ने आपके ग्राफ्ट की प्लेसमेंट अच्छी नहीं की है, या फिर आपके क्लिनिक की जो ग्राफ्ट प्लेसमेंट सर्वाइवल रेशियो ही कम है, सर्वाइव कम कर रहे हैं और कुछ एक टाइम के बाद झड़ रहे हैं, तो आपको फिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपने अच्छा क्लिनिक एक चूज़ किया है
तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आने नहीं वाली। अगली कन्फ्यूजन लोगों का है कि ट्रांसप्लांट के बाद वैक्स वगैरह लगा सकते हैं, कि हेयर स्प्रे वगैरह यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। देखो दोस्तों, हेयर स्प्रे वगैरह और हेयर जेल वगैरह इन सबको मैं लगाता था और मेरे बाल झड़ गए थे। तो अब हिसाब किताब लगा लो इनमें कितना केमिकल होता है। हाँ, लगा सकते हैं, ठीक है, कोई ओकेजनली लगा सकते हैं, किसी शादी ब्याह में जाना है तो लगा सकते हैं। पर अगर रेगुलर बेस पे आप ये चीज़ें केमिकल्स यूज़ कर रहे हो तो आपके ग्राफ्ट का नुकसान ही होगा। और ट्रांसप्लांट आपने इतने सोच समझ के करवाया, आप ये तो नहीं चाहोगे कि वो ख़राब हो जाए। अगला सवाल पूछते हैं लोग कि ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ क्या होती है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांटेड हेयर जो होते हैं वो डोनर एरिया से निकाले जाते हैं। हाँ, मतलब स्कैल्प के डोनर एरिया से निकाले जाते हैं, और वो भी काफ़ी सेफ़ एरिया से निकाले जाते हैं जहाँ के मतलब ग्राफ्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और उनके लाइफ टाइम झड़ने के चांसेस भी कम होते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो गंजे लोग होते हैं तो उनके सारे सर के बाल तो झड़े होते हैं, पर यहाँ पे इतने एरिया में बाल होते हैं तो वो वाले बाल की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और वो DHT प्रूफ भी माने जाते हैं। उन पे DHT का असर भी नहीं होता, क्योंकि इस इलाके में जो अपना ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा होता है। तो इस इलाके से मतलब निकाले जाते हैं बाल और लगाए जाते हैं, तो उनकी सर्वाइवल जो रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो उनका लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा ट्रांसप्लांटेड हेयर का जो लाइफ स्पैन है काफ़ी अच्छा होता है। अगला सवाल नहीं है, एक तरह की मजबूरी है। लोग बहुत बोलते हैं भैया कि मेरे पास पैसे बहुत कम है तो मैं क्या करूं, मतलब मैं हेयर पैच लगा सकता हूं क्या। तो मतलब पैसों की देखो यार समस्या तो है, मैं मानता हूं, पर अगर आप हेयर पैच लगाओगे, हेयर पैच आपके बालों को इतना नुकसान कर देगा, जो आपके एग्जिस्टिंग रूट्स होंगे ना दोस्तों उनका इतना नुकसान कर देगा हेयर पैच आप लगा तो लोगे, पर वो जो आपके एग्जिस्टिंग बाल होंगे उनके तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचने देगा यार, उनको भी डैमेज कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हेयर पैच के लिए मत जाइए। हाँ, अगर आपका कोई सिर में कोई पैच है, बाल्ड पैच है, मतलब बाल्डनेस दिखता है थोड़ा बहुत, इसलिए आप पैच की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हेयर फाइबर यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि हेयर पैच लगा लेना है, उसकी जगह पे आपको हेयर फाइबर एक आता है, हेयर फाइबर आप लगाइए, हर कलर में आता है, हर आपके हेयर के कलर के हिसाब से मिल जाएगा, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं आराम से, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट हेयर पैच का बहुत साइड इफ़ेक्ट है, हेयर पैच से मतलब आपके जो एग्जिस्टिंग रूट है उनको बहुत नुकसान है। सो प्लीज़ डोंट गो फॉर द हेयर पैच। इस वीडियो का जो मेन क्वेश्चन थे वो यही थे कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके लिए मैंने मेडिसिन्स जो बताई हैं वो मैं कहाँ से मंगवाता हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे कार्ड शो हो रहा होगा, वो वाली वीडियो देख लीजिए, मैं कहाँ से मेडिसिन सस्ते में मंगवाता हूँ वो भी आपको पता लग जाएगा, और कौन कौन सी मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ वो भी पता लग जाएगा। और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने बताया कि नेचुरली तरीके से आप अपने हेयर फॉल को कैसे रोक सकते हैं और हेयर्स को काफ़ी मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कार्ड शो हो रहा होगा, उस पर आप जाके क्लिक कीजिए, वो वीडियो भी देखिए। मैंने अभी पिछली वाली वीडियो डाली है, आप वो भी देख सकते हैं, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है दोस्तों। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, जाके वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और आई होप मैंने आपके काफ़ी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई गलती हो तो दोस्तों माफ़ कर दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।